अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम जो आपकी आईकॉम की इकोनॉमिक्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 9 है नेशनल इनकम। इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे और इसी लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले नेशनल इनकम की डेफिनेशन है, फिर नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स हैं और फिर नेशनल जो हमारी ये नेशनल इनकम है इसको मैयर करने के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने बारी बारी पढ़ने हैं। तो आए सबसे पहले हम देखते हैं कि नेशनल इनकम क्या होती है। तो वो कहता है टोटल मार्केट वैल्यू, यानी कि मार्केट वैल्यू उनकी कितनी है, यानी कि उनकी प्राइस कितनी है ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो जितनी अशिया और सर्विसेज हैं उनकी जो मार्केट वैल्यू है प्रोड्यूस जो कि पैदा की गई हैं इन अ कंट्री, एक कंट्री में ड्यूरिंग 1 ईयर, एक साल के दौरान जितनी अशिया और सर्विसेज खिदमात को पैदा किया गया है उसकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम कहते हैं। गुड्स का मतलब है मोटरसाइकिल बनाना, मोबाइल बनाना, जो चीज़ें हैं वो गुड्स में आ जाती हैं। और सर्विसेज का मतलब होता है कि आप एक बार्बर शॉप पे गए हैं तो उसने आपकी कटिंग कर दी है, आप डॉक्टर के पास गए हैं तो उसने आपको सर्विस दी और चेक करने के बाद उसने आपको मेडिसिन दे दी, उसने आपको वो चीज़ें सर्विसेज में आ जाती हैं। तो किसी मुल्क में एक साल के दौरान जितनी अशिया और जितनी सर्विसेज है उनकी जो कीमत होती है ना उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मज़ीद वो कहता है कि ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, यानी कि हर तरह की अशिया, जिसमें कि एग्रीकल्चर गंदम भी आ जाएगी, इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री के अंदर मोटरसाइकिल बनी है वो भी आ जाएगी, मिनरल जो मुल्क में से कॉपर निकला है वो भी आ जाएगा, एंड ट्रेड प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ट्रेड प्रोडक्ट्स कौन सी होती है? ट्रेड प्रोडक्ट्स वो होती हैं जिनके ऊपर, यानी कि अब एक मोटरसाइकिल बन गई, अब उसकी ट्रेडिंग होगी, ये ट्रेड की प्रोडक्ट्स हैं कि उसमें एक एजेंट होएगा, वो एजेंट अपना कमीशन रख लेगा। तो वो जो ट्रेड की प्रोडक्ट्स हैं उनकी सारी जो इनकम है वो ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज का, जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर, प्रोफेसर, लॉयर्स और ऑल्सो इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो ये उसने सारा सा उसको मजीद ब्रीफ कर दिया गुड्स को लेकर, सर्विसेज को लेकर कि गुड्स क्या हैं और सर्विसेज क्या हैं। होप्स कि आपको ये जो बेसिक सी डेफिनेशन है नेशनल इनकम की वो समझ आएगी होगी। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस, ये बेसिक डेफिनेशन यही है जो मैंने आपको बताई है। अब मजीद उन्होंने जी फलाने बंदे ने ये कहा, तो ढमकाने बंदे ने ये कहा, वो बातें उसने की हैं। सबसे पहले वो बात करता है जी अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल। जब आप इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे ना अभी, तो आप देखिएगा बात उसने यही की हुई है कि एक मुल्क में जो है कितनी खिदमात और कितनी अशिया जो हैं वो एक साल के दौरान पैदा की गई हैं, वो नेशनल इनकम होती है। और गुड्स और सर्विसेज की सेग्रीगेशन हमने यहाँ पे पढ़ ली हुई है। तो अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, तो प्रोफेसर मार्शल क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल्स का मतलब होता है इनफरादी, मैं भी, आप भी, आपके अब्बू भी, आपके चाचू भी, आपके मामू भी। इंडिविजुअल के इनफरादी यानी कि सारे लोग ऑफ अ कंट्री, एक मुल्क के जितने लोग हैं वो जितनी प्रोड्यूस, वो जितनी पैदा करते हैं सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो जितनी अशिया और सर्विसेज खिदमात को पैदा करते हैं यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री विद द हेल्प ऑफ देयर कैपिटल इज कॉल्ड नेशनल इनकम। यहाँ पे उसने एक कैपिटल की बात की है। वो कैपिटल का मकसद ये है कि वो इन्वेस्टमेंट, कैपिटल का मतलब इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो जो अशिया या खिदमात पैदा करते हैं मुल्क के हर बंदे इनफरादी तौर पर, वो जी हमारी नेशनल इनकम होती है। ये प्रोफेसर मार्शल जो है ये उनकी डेफिनेशन है। उसके बाद इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर पिगो, कि जो प्रोफेसर पिगो है उसकी वो क्या समझता है, वो कहता है कि जी नेशनल इनकम इज़ द पार्ट ऑफ द मटीरियल वेल्थ ऑफ अ नेशन। एक कौम की जो मादी दौलत है उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं, विच कैन बी मैयर्ड बाय द स्केल ऑफ मनी, यानी कि उसको जो है ना वो मैयर किया जा सकता है, उसकी पमाइश की जा सकती है किसके साथ? पैसों के साथ, मनी के साथ। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक यहाँ पे एक बात करता हूँ, मैं वीट की बात करता हूँ। वीट मादी कौम की दौलत है और उसकी मेजरमेंट जो है वो हम मनी से कर सकते हैं। उसका जो स्केल है वो मैयर है। स्केल का मतलब होता है पैमाइश का आला। तो वीट को जो है जी वो कहते हैं जी 3,000 पर केजी, माउंड मन को कहते हैं। तो ये यानी कि पैसों के अंदर उसकी स्केल कर दी। तो यही बात उसने यहाँ पे की है पिको ने। उसके बाद वो कहता है इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन, के प्रोफेसर ए सैमुअल्सन जो हैं वो इसके बारे में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं इट इज़ द लूज नेम,
इट इज़ अ लूज नेम, इट इज़ अ लूज नेम। लूज नेम एक अंग्रेजी का मुहावरा है जिसके अंदर यहाँ पे बात करेंगे मुझसे, इट इज़ अ लूज नेम, यानी कि वो कह रहा है कि जो नेशनल इनकम है ना उसका ये नाम है लूज नेम, ये उसका नाम है कि वी गिव फॉर द मनी मेजर ऑफ द ओवरऑल एनुअल फ्लो ऑफ गुड्स। अच्छा यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये आपने देखना ओवर ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज है उनका जो फ्लो है उस फ्लो को मनी मेजर, यानी कि मनी की सूरत में जब मेजर करते हैं कि यानी कि इस साल पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर 4 बिलियन डॉलर की गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो आई हैं, यानी कि ये क्या किया कि मनी मेजर द फ्लो, यानी कि जो पैसों की सूरत में जो फ्लो हो गया है वो उसने बात की है। यानी कि ये बस एक अंग्रेजी का मुहावरा लिखा हुआ है जिसका मतलब ये है कि जो नेशनल इनकम है उसका मतलब ये है कि इस साल जो हमारी गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी जो कीमत है उस कीमत को हम क्या कहते हैं, हम नेशनल इनकम कहते हैं। सिंपल है, ठीक है। मैं एक दफ़ा इसको फिर रिपीट कर देता हूँ, इसको मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाए इसके ऊपर। यानी कि इतने पैसों की मनी मेजर के इतने पैमाइश के इतने पैसों की, पैसों को एक पैमाइश करते हुए कहते हैं कि इतने पैसों की चीज़ों और सर्विसेज ने एक इकोनॉमी के अंदर आई हैं, उन्होंने फ्लो किया है। तो ये वाली जो डेफिनेशन है वो पॉल सैमुअल्सन की है, उसी से मिलती जुलती है कि कितनी कितनी एक पैसों की जो चीज़ें हैं और सर्विसेज हैं वो एक इकोनॉमी के अंदर आई हैं, उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। यानी कि उसी तरह की जो डेफिनेशन पहले हैं उसी तरह की डेफिनेशन है ये। उसके बाद वो कहते हैं जी अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एक्ले गार्नर, इंडिविजुअल इनकम इज द अमाउंट ऑफ हिज अर्निंग फ्रॉम द प्रोडक्टिव सर्विसेज करंटली रेंडर्ड बाय हिम और बाय हिज प्रॉपर्टी। तो इंडिविजुअल का मतलब हो गया कि एक बंदा, जो एक बंदे की आमदनी है ना, इज द अमाउंट ऑफ हिज अर्निंग, वो उसका आमदनी हासिल की गई है उसकी किसी प्रोडक्टिव सर्विस से करंटली रेंडर्ड। यानी कि ये जो रेंडर्ड है ना ये एक अंग्रेजी का लफ्ज़ है जिसका मतलब ये है कि जब आप किसी चीज़, मिसाल के तौर पे मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर, मैंने किसी को सर्विस दी, मैंने अपनी सर्विस को रेंडर किया। यानी कि ये रेंडर का मतलब है कि ये मैं दोबारा रीड करता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। एक बंदा आमदनी, एक बंदे की आमदनी इज द अमाउंट ऑफ हिज अर्निंग, उसकी आमदनी का वो पार्ट है फ्रॉम जो कि उसने किसी काबिले प्रोडक्टिव का मतलब होता है कि जिससे आमदनी हासिल की जा सकती है, किसी प्रोडक्टिव सर्विस करंटली लैंडेड बाय हिम, या वो सर्विस वो खुद इस्तेमाल कर रहा है या फिर उसकी कोई प्रॉपर्टी है। यानी कि प्रॉपर्टी की रेंडेड की मैं अगर बात करूँ तो प्रॉपर्टी उसने रेंट पे दी होगी। यानी कि एक इनफरादी आदमी की जो आमदनी है वो उसकी आमदनी का वो पार्ट है जो कि वो अपनी कोई सर्विस को, किसी सर्विस को यूज़ करता है, ठीक है। यानी कि सर्विस को वो यूज़ करता है। मिसाल के तौर पे मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, फर्ज करें मैं टीचर हूँ, तो मेरी प्रोडक्टिव सर्विस का मतलब है कि मैं टीचिंग करके और करंटली रेंडर्ड बाय हिम, और टीचिंग की वजह से जो मैं पैसे कमा रहा हूँ, यानी कि प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव सर्विस करंटली रेंडर्ड। अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो इसका मतलब होगा कि मैं एक टीचर हूँ और मैंने क्या किया, मैंने अपनी सर्विस को करंटली रेंडर्ड किया, रेंडर्ड करने से मैंने आमदनी कमाई, ठीक है। यानी कि इंडिविजुअल, ये इसका मतलब है। बाय हिम यानी कि अगर मैं खुद करूँगा तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी टीचिंग की जो सर्विस है उसको रेंडर किया और उससे मैंने ये वाली अर्निंग मैंने कमाई। और बाय हिज प्रॉपर्टी, बाय हिज प्रॉपर्टी का मतलब है कि प्रॉपर्टी को मैं रेंट पे दे दूंगा तो वो जो प्रॉपर्टी होएगी वो मेरे लिए रेंट कमाएगी। नेशनल इनकम इज नथिंग मोर देन द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इनकम, और ऐसे जितने इंडिविजुअल हैं चाहे वो उनकी प्रॉपर्टी रेंट पे है या फिर वो अपनी किसी सर्विस को रेंट करके देते हैं, अपनी इनकम लेते हैं, उस सब की आमदनी को अगर हम जमा कर लेंगे तो वो हमारी क्या होगी, वो हमारी नेशनल इनकम होगी। होप्सो कि मैंने 2-3 दफ़ा रिपीट करके आपको समझाने की कोशिश की, होप्सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आ गई नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे आपको इसकी समझ आ गई है, अदरवाइज फिर मैं नीचे कमेंट सेक्शन में इसको मज़ीद डिटेल में डिस्क्राइब कर दूंगा। उसके बाद वो कहते हैं जी प्रोफेसर फिशर सेज क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज कंज्यूम ड्यूरिंग अ ईयर, यानी कि कितनी तादाद में चीज़ें और सर्विसेज जो है ना वो एक साल के अंदर इस्तेमाल की गई हैं, इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम। यानी कि जितनी प्रोड्यूस हुई हैं
पहले अगर मैं इधर ऊपर बात करता हूँ तो उनमें उन्होंने कहा कि कितनी प्रोड्यूस हुई हैं सर्विसेज और गुड्स कितनी प्रोड्यूस हुई एक साल में। इसने जो है इसने अपनी डेफिनेशन देती है कि एक साल के अंदर कितनी सर्विसेज और जो गुड्स हैं और सर्विसेज हैं वो कितनी कंज्यूम कितनी इस्तेमाल, इज कॉल्ड नेशनल इनकम। ये इसकी डेफिनेशन है। यानी कि अगर आपसे कोई कहे कि फिशर की डेफिनेशन लिखें तो फिर आपने ये वाली डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद वो कहते हैं जी कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैज़ डिफाइंड नेशनल इनकम इन द फॉलोइंग वर्ड्स। इसकी भी पढ़ लेते हैं जी कि इन्होंने किन वर्ड्स के अंदर नेशनल इनकम को डिस्क्राइब किया। वो कहते हैं जी टोटल नेट नेशनल इनकम दैट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री गेट अ रिवॉर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड नेशनल इनकम। यानी कि वो बात करता है कि किसी भी मुल्क की जो नेशनल इनकम है ना वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं जी? लैंड, लेबर कैपिटल। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री के उस कंट्री के जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल गेट रिवॉर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि अगर आपने कोई मोटरसाइकिल बनानी है तो मोटरसाइकिल बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? आपको मशीनरी भी लगानी पड़ेगी, ठीक है, आपको लेबर भी लगानी पड़ेगी, आपको कैपिटल भी लगाना पड़ेगा। तो ये लैंड, लेबर, कैपिटल जो है यानी कि लैंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री गेट रिवॉर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड नेशनल इनकम। यानी कि चीज़ों ये देखें बात वो वही कर रहा है कि प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ये 1 ईयर ही होएगा। ये 1 ईयर फिक्स है इसके लिए कि 1 ईयर के दरमियान चीज़ों को बनाने के लिए, सर्विसेज को देने के लिए जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को रिवॉर्ड दिया, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या दिया, उसको आपने ये रेंट दिया होगा, लैंड को रेंट दिया होगा, लेबर को आपने मजदूरी दी, वेजेस दी होंगी, कैपिटल को आपने डिविडेंड दिया, उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो दिया होगा। तो उसने कहा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को रिवॉर्ड देते हुए जो आपने एक साल के अंदर जो आपने गुड्स और सर्विसेज पैदा की हैं उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद जी वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम है, जिसमें जी जीएनपी है, एनएनपी है, जीडीपी है, एनआई है, पीआई है और डीपीआई है। ये 6 कॉन्सेप्ट्स हैं। इन 6 कॉन्सेप्ट्स को हम बारी बारी समझते हैं। चलें अभी हम बारी बारी करके फिर कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। जीएनपी में वो कहता है ग्रॉस जीएनपी ऑफ अ कंट्री इज अ टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग 1 ईयर। यानी कि एक साल के अंदर एक मुल्क के अंदर जितनी भी अशिया और सर्विसेज पैदा होती हैं, अशिया और खिदमात पैदा होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। उसमें वो कहता है कि अब वो कहता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, कौन कौन सी गुड्स शामिल हैं। वो कहता है एग्रीकल्चर की जितनी चीज़ें हैं, गंदम, कपास, चीनी, केन, राइस, मैज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। वीट हमारी गंदम है, कॉटन हमारी कपास है, शुगर कैन हमारा जो गन्ने का जूस या जो हमारा गन्ना होता है ना ये शुगर कैन उसको कहते हैं, राइस हमारा चावल है, मेज़ हमारी ये मकई को कहते हैं, ये हमारी मकई है, ये सब्जियां हैं और ये फल हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी इंडस्ट्रियल गुड्स, क्लॉथ्स, मशीनरी, फर्नीचर, मिनरल जो ज़मीन से निकलती हैं सारी, ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी, ये वकील, डॉक्टर, सब कुछ। इसमें जो एक एक्स्ट्रा चीज़ है ना जो आपने याद रखनी है वो ये है, ये वाला पॉइंट कि अमाउंट ऑफ मनी दैट इज अर्नड बाय पीपल वर्किंग इन फॉरेन कंट्रीज, के जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं या आप मुल्क से बाहर लोग हैं उनकी इनकम भी इसके अंदर शामिल है, जो हमारी यानी कि जीएनपी है उसके अंदर ये शामिल है। उसके बाद कहता है अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ रिपेयर मशीनरी एंड बिल्डिंग, यानी कि जो डेप्रिसिएशन अलाउंस है वो भी यानी कि उस अलाउंस की भी उसमें आती है। ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। इसकी ना नीचे एक अंडरस्टैंडिंग है, जब वो मैं अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर करवाऊंगा फिर ये पॉइंट आपको मैं रिपीट करवाऊंगा तो आपको इस पॉइंट की बिल्कुल 100% समझ आ जाएगी। वो जब हम ये
ये डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट पढ़ेंगे ना, ये वाली जब हम एग्जांपल पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको ये ऊपर रिमाइंड करवाता हूँ। और ये वाला जो 5वां पॉइंट है ये भी आपने याद रखना है कि जो हमारी जीएनपी है उसके अंदर जो मुल्क से बाहर लोग हैं वो भी जो इनकम कमा रहे हैं वो भी इसके अंदर शामिल होती है। उसके बाद आगे आ जाए नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट ये का मतलब है कि अगर मैं जीएनपी के अंदर से जो डेप्रिसिएशन अलाउंसेस हैं उनको निकाल दूं तो वो मेरी नेट नेशनल इनकम आ जाएगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगी, इनकम नहीं प्रोडक्ट। अब ये डेप्रिसिएशन अलाउंस क्या होते हैं जो हमने इसमें से अगर निकालें तो हमारी ये एनएनपी बन जाएगी। ये डेप्रिसिएशन अलाउंसेस क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। इसको मैं रीड करने लगा हूँ। इफ वी सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन अलाउंस आर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ मशीन्स फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, यानी कि इस जीएनपी के अंदर अगर हम डेप्रिसिएशन अलाउंस जो है या रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ मशीन जो है ये वाले फंड को अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो ये हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। डेप्रिसिएशन अलाउंस क्या है इसको रीड करते हैं। वी यूज मशीन्स एंड टूल्स टू मैन्युफैक्चर गुड्स, हम मशीनों को और जो आलात उनको यूज करते हैं चीज़ों को बनाने के लिए। दीज मशीन ऑफन ब्रेक डाउन ड्यूरिंग द ईयर ऑइंग टू वेयर एंड टीयर, उसके मैकेनिक के जो मसले हैं ये ख़राब हो जाती हैं, टूट फूट जाती हैं, जिसकी वजह से हमें उनकी वेयर टीयर करनी पड़ती है। वेयर टीयर मेंटेनेंस को कहते हैं। वी हैव टू रिपेयर दीज मशीन्स, द एक्सपेंडिचर मेड ऑन देयर रिपेयर और कॉल्ड डेप्रिसिएशन अलाउंस। उन मशीन को रिपेयर करने के लिए जो हम खर्चा करते हैं उसको हम डेप्रिसिएशन अलाउंस कहते हैं। टू फाइंड एनएनपी डेप्रिसिएशन अलाउंस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जीएनपी, अगर इसके अंदर से हम जो मशीनों के ऊपर हमारा एक्सपेंस है अगर हम उसको इसमें से माइनस करते हैं तो ये हमारी एनएनपी आ जाएगी। उसके बाद ये एग्जांपल देखें, फिर मैं आपको ये वाला पॉइंट भी अंडरस्टैंड करवाता हूँ। देखें ये कहता है कि फर्ज करें आपके पास कपड़ा बनाने की एक मशीन आपने परचेज की थी 5 लाख रुपए में, और वो जो मशीन है उसकी जो उम्र है ना वो 5 साल है, 5 साल के बाद वो मशीन टूट जाएगी। सो द प्रोड्यूसर शुड सेव 5 लाख एवरी ईयर, यानी कि 1 लाख, यानी कि एक लाख हर साल वो सेव करे ताकि 5 साल के बाद ही विल हैव 5 लाख रुपीज व्हेन इट रन डाउन कंप्लीटली and a new machine can be purchased with the saved money amount, whatever. This saved money is called depreciation allowance। देखें ये बात मैंने यहाँ पे की थी कि amount of expenditure of a repair of maintenance and buildings, यानी कि ये जो हम यहाँ पे एक्सपेंसेस कर रहे हैं ना उनका जो अलाउंस क्रिएट करना है वो भी इसके अंदर शामिल है। और वो अलाउंस ये वाला है जो हम हर साल लाख लाख रुपए निकाल के साइड पे कर रहे हैं ताकि 5 साल के बाद हम वो जो मशीन है उसको परचेज कर सकें। यानी कि जो इसके एक्सपेंसेस हैं वो निकल जाएंगे, ये जो इसके जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं वेयर टीयर के वो निकल जाएंगे डेप्रिसिएशन अलाउंस के, लेकिन ये अलाउंस जो है ना ये पार्ट फिर भी उसका पार्ट ही रहेगा। तो इसमें से अगर ये डेप्रिसिएशन अलाउंस को आप माइनस कर देंगे तो आपकी जो बाकी रह जाएगी ना वो आपकी एनएनपी रह जाएगी। होप सो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद हम देखते हैं जी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो जीएनपी है और जीडीपी है, जीएनपी और जीडीपी में सिर्फ इतना फ़र्क है जो जीडीपी है उसके अंदर जो इनकम बाहर से आ रही है ना ये वाली इनकम वो नहीं होती, इसके अंदर वो होती है। यानी कि वो कहता है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Thus when we subtract foreign income from the gross national product, यानी कि ये जो हमारी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है इसके अंदर से हमने ये वाला पॉइंट, ये जो मैंने पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है कि अमाउंट ऑफ मनी दैट इज अर्नड बाय पीपल वर्किंग इन फॉरेन कंट्रीज, अगर ये वाली इनकम हम इसमें से माइनस कर देंगे, जीएनपी माइनस फॉरेन इनकम कर देंगे तो जो हमारे पास रह जाएगी वो जीडीपी रह जाएगी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 192 पेज के ऊपर, अगर ये जो आपकी ये लाइंस आपको नजर आ रही है ना, द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड जीडीपी इज दैट the money sent in Pakistan earned by Pakistani working in Central East and other countries is the part of GNP, यानी कि ये जो इनकम है वो GNP का पार्ट है लेकिन GDP का वो पार्ट नहीं है। यही बात उन्होंने लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे इसको समझाते हुए आपको अंडरस्टैंडिंग भी देती कि जो फॉरेन इनकम है वो इसके अंदर नहीं आएगी। होप सो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है। वो कहता है कि हमारी जो नेशनल इनकम है अगर मैं अपनी एनएनपी यानी कि जो मेरी एनएनपी है उसमें से मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को निकाल दूं और जो सब्सिडीज़ हैं उनको ऐड कर दूं। देखें जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के आप ये वाली लाइंस पढ़ेंगे तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना
वो जो इन्वेस्टर होता है ना, वो उसने ऑलरेडी उसके ऊपर बढ़ा दिए होते हैं। ये मैं पढ़ता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। द टैक्स विच अ पर्सन डज नॉट पे फ्रॉम हिज ओन रॉकेट ऑन whom it is imposed rather shift its burden on some other person. For example, a tax imposed on goods, सेल टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी। यानी कि कोई प्रोडक्ट थी, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या किया कि सेल टैक्स और एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया। दीज टैक्सेस आर पेड बाय द ट्रेडर और एंटरप्रेन्योर बट दे इंक्लूड देम इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद से पे नहीं किया, उन्होंने जो प्रोडक्ट थी जो कंज्यूमर ने परचेज करनी थी उसके अंदर डाल दिए थे। तो इसलिए ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, ये इसमें से माइनस हो जाएंगे। अगर मैं अपनी एनएनपी, जो मेरी ये एनएनपी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि एनएनपी मेरी क्या थी कि अगर मैं जीएनपी से डेप्रिसिएशन को माइनस करता था, जो मेरी एनएनपी है, उस एनएनपी के अंदर अगर उस एनएनपी में से मैं जो मेरे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस मैंने ऑलरेडी मेरे ऊपर उन्होंने प्रोडक्ट के अंदर डाल के मुझसे ले लिए थे, वो निकाल लूँ। और सब्सिडीज़ क्या होती है? सब्सिडीज़ अगर आप ये पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है कि फर्ज करें गवर्नमेंट ने 10 रुपये किलो पर केजी आटा लिया है और फिर 8 रुपये का बेचा है, 2 रुपये की उसने सब्सिडी दी है, और सब्सिडी को मैं अगर उसमें ऐड कर दूँ तो ये मेरी नेशनल इनकम होएगी। होप्स हो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि नेशनल इनकम क्या होती है, कि जब मैं एनएनपी के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करूंगा और सब्सिडीज़ को मैं ऐड कर दूंगा तो ये मेरी नेशनल इनकम हो जाएगी। ये इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी की जो डिटेल है वो मैंने आपको बता दी है जी। उसके बाद आ जाए जी पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या होती है? इट इज़ द इनकम विच अ पर्सन इंडिविजुअली अर्न इन अ ईयर। फॉर एग्जाम्पल, अ लॉयर अर्न 10 लाख इन अ ईयर, इट इज पर्सनल इनकम। 10 लाख रुपए उसने कमाई, ये उसकी पर्सनल इनकम है। अब पर्सनल इनकम के अंदर अगर मैं पर्सनल इनकम की बात करता हूँ तो मेरी नेशनल इनकम मीन के ये जो मैंने 10 लाख रुपए अपने ये वकील होने के सूरत में कमाए ना, ये बेसिकली मैंने क्या किया, ये मेरी नेशनल इनकम है। ये मैंने नेशनल इनकम के अंदर मैंने ये पैसे अर्न कर लिए। उसमें मेरे ट्रांसफर पेमेंट्स एंड डायरेक्ट टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन द पर्सनल इनकम। ट्रांसफर पेमेंट्स आर द अमाउंट ऑफ मनी विच अ पर्सन गेट विदाउट लेबर, यानी कि डोनेशंस और उसको कोई रिलीफ फंड या उसको कोई इनाम, स्कॉलरशिप, गिफ्ट वगैरह मिल गया है, वो अभी उसमें शामिल है, यानी कि ट्रांसफर पेमेंट अभी शामिल है। डायरेक्ट टैक्स भी उसमें शामिल है क्योंकि उसने अभी डायरेक्ट टैक्स दिया ही नहीं है। माइनस उसमें क्या होना है? कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन फॉर वेलफेयर फंड। ये वाली दो चीजें, ये कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, ये अभी उसको बाद में मिल जाएंगे और जो उसने लोगों की वेलफेयर पर लगाया वो उसमें से माइनस हो जाएंगी। तो ये उसकी क्या बन जाएगी? उसकी पर्सनल इनकम बन जाएगी। यानी कि पर्सनल इनकम का फार्मूला क्या हुआ कि नेशनल इनकम, ये जो उसने किया ना, यहाँ पे ये देखें, it is the income which a person individually earn in a year. For example, a lawyer earn 10 lakh in a year। ये जो 10 लाख उसने कमाए, बेसिकली ये नेशनल इनकम है कि 10 लाख रुपए उसकी नेशनल इनकम है। यानी कि सर्विस, आपको याद रहेगा कि नेशनल इनकम क्या होती है? कोई भी बंदा जो है वो चाहे कोई सर्विसेज बना रहा है या गुड्स बना रहा है, वो नेशनल इनकम होती है। तो इसलिए ये वाले पैसे नेशनल इनकम लिखे, उसमें ट्रांसफर पेमेंट्स जो उसको फ्री में मिली, ट्रांसफर पेमेंट्स का मतलब है कि जो उसको फ्री में डोनेशन, स्कॉलरशिप मिला, वो इसके अंदर है। डायरेक्ट टैक्सेस उसने अभी यहाँ पे पे नहीं किए, तो जब पे नहीं किए तो वो उसकी अभी इनकम के अंदर शामिल है। ये दो चीज़ें उसको बाद में मिलनी है। और ये वाले उसने किसी को जो है ना वो ज़कात दे दी है या वो ऐसे कर लिया, ये उसकी पर्सनल इनकम हो जाएगी। पर्सनल इनकम के बाद जो आगे है ना वो है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम बेसिकली क्या होगी कि नेशनल इनकम और उसमें से डायरेक्ट टैक्सेस में निकाल दूंगा। डायरेक्ट टैक्सेस में जब मैं निकाल दूंगा तो ये मेरी डिस्पोजेबल इनकम बन जाएगी। ये देखें, अब इसको मैं रीड करता हूँ। द इनकम इन द पोजेशन ऑफ अ मैन आफ्टर द पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि उसकी जो पर्सनल इनकम थी उसमें से उसने डायरेक्ट टैक्सेस भी दे दिए, इज कॉल्ड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। इट इज द डिस्पोजेबल ऑफ अ पर्सन एंड ही कैन स्पेंड इट अकॉर्डिंग टू हिज ऑन फ्री विल, के वो अपनी मर्जी के मुताबिक इसको इस्तेमाल कर सकता है। अब ये अगर मैं इसकी पर्सनल इनकम की बात करता हूँ तो नेशनल इनकम, ट्रांसफर पेमेंट्स, और ये जो अगर उसको कोई बाद में मिलनी थी तो वो सारी उसको मिल गई। सिर्फ क्या उसमें से डायरेक्ट टैक्स नहीं उसने दिया था, वो उसने देना है, वो इसमें से वो यहाँ पे उसमें से माइनस हो गया। यानी कि ये उसकी पर्सनल इनकम, इसमें अब वो ट्रांसफर पेमेंट और जो उसको नहीं मिलनी थी वो उसको मिल गई, तो वो उसकी पर्सनल इनकम बन गई। उसमें से मैं डायरेक्ट टैक्स निकाल दूंगा
तो वो उसकी डिस्पोजेबल इनकम मान जाएगी। उसने अब यहाँ पे एक मिसाल दी हुई है, फॉर एग्जांपल द एनुअल इनकम ऑफ अ प्रोफेसर इज 1 लाख एंड ही हैज़ टू पे 5,000 रुपी एज अ टैक्स इनकम टैक्स, द रिमेनिंग 9,500 रुपीज आर हिज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, people spend some part of the disposable personal income while the remaining is saved. In this way disposable personal income is equal to consumption plus saving। यानी कि जो डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या क्या होती है, कंजम्पशन, उसमें से कुछ कंज्यूम हो जाती है, कुछ खर्च हो जाती है और कुछ सेव हो जाती है। ये उसने उसका एक फॉर्मूला बना के बताया। तो ये बेसिकली इसके कॉन्सेप्ट से जो हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के, जो नेशनल इनकम है उसको मेजर करने के 3 तरीके उन्होंने बताए हुए हैं, प्रोडक्ट मेथड और आउटपुट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो 1 बाय 1 हम इसको समझते हैं। उसके बाद हम इनको बारी बारी शुरू करते हैं पढ़ना। सबसे पहले जो है वो है जी प्रोडक्ट मेथड और आउटपुट मेथड। सबसे पहले हमने ये मेथड पढ़ना है कि नेशनल इनकम को मेजर करने के ये 3 मेथड हैं। हमने ये पहला जो मेथड है ना, पहले इसको पढ़ते हैं। तो अगर मैं प्रोडक्ट मेथड की बात करता हूँ तो उसमें कहता है दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का क्या मतलब है कि जो मार्केट के अंदर चीज़ों की प्राइस है, उस प्राइसेस की बेस के ऊपर जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसको हम प्रोडक्ट मेथड कहते हैं, प्रोडक्ट मेथड कहते हैं या आउटपुट मेथड कहते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, कहता है इन अ कंट्री एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, मिनरल एंड कमर्शियल गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर। फॉर एग्जांपल, अब वो एग्जांपल दे रहा है कि एग्रीकल्चर के अंदर वीट, कॉटन, राइस, शुगर कैन, टबैको, इंडस्ट्रियल के अंदर क्लॉथ, शुगर, सीमेंट, फर्टिलाइजर, फैंस, हैंडीक्राफ्ट में कारपेट्स, स्पोर्ट्स गुड्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मिनरल के अंदर आयरन, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैसेस, जिप्सम, सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, लॉयर्स, इंजीनियर्स, क्लर्क्स, ड्राइवर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स। द टोटल इन सब की जो वैल्यू है ना जी, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल दिस गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेटेड एट मार्केट विल बी नेशनल इनकम। इसको अब कैलकुलेट कैसे करते हैं वो तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखें कि इन्होंने कैसे कैलकुलेशन की हुई है। अगर मैं वीट की बात करता हूँ तो वीट 100 मोन्स, मोन्स का मतलब मन होता है, ये 40 kg जो होता है इसको मोन्स कहते हैं। यहाँ आप ये समझ लें कि मोन्स जो है ना ये एक यूनिट है उसका। कॉटन, राइस, ये सारी वही चीज़ें हैं, वीट, कॉटन, राइस, शुगर, सीमेंट, क्लॉथ, ये आ गई हमारी एग्रीकल्चर की, ये इंडस्ट्रियल है, ठीक है, ये सर्विसेज आ गई हैं, ये उनकी यूनिट्स लिखे हुए हैं, ये उनकी मार्केट प्राइस लिखी हुई है कि ये 100 मोन जो है 200 रुपये का है और ये इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये उसकी टोटल वैल्यू निकाली हुई है 22,70,000 बेसिकली। अब ये जो 22,70,000 है ये नेशनल जो है ना इकोनॉमी निकल आई है कि उसकी वैल्यू इतनी है। वो कहता था फॉलोइंग प्रिकॉशंस, ये कुछ प्रिकॉशंस हैं उसके बाद जो हमने माइंड में रखनी है। उसमें सबसे पहली चीज़ है अवॉइड डबल काउंटिंग। ये अवॉइड डबल काउंटिंग, अच्छा मैं ना एक थोड़ी देर पहले जब इसको मैं रीड कर रहा था ना तो मैंने इस पास्ट पेपर भी देख रहा था। तो पास्ट पेपर के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि अवॉइड डबल काउंटिंग बताएं, नेशनल इनकम में अवॉइड डबल काउंटिंग क्या है। तो ये इस तरह से ये जो सारी चीज़ें हम पढ़े ना इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि अवॉइड डबल काउंटिंग इन नेशनल इकोनॉमी क्या है। अब क्या है देख लेते हैं। वो कहते हैं जी इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट मस्ट नॉट बी काउंटेड ट्वाइस इन नेशनल इनकम। यानी कि उसके बाद करने का मतलब ये है कि जो कोई भी एक चीज़ है ना तो वो 2 दफ़ा काउंट नहीं होनी चाहिए नेशनल इनकम के अंदर। टू अवॉइड दिस फर्स्ट मेथड इज वी शुड कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। वो कहता है इसका पहला जो हल है ना वो ये हल है कि हम जो वैल्यू कैलकुलेट करें वो हम फाइनल गुड की कैलकुलेट करें वैल्यू, यानी कि हम आटे की वैल्यू कैलकुलेट ना करें, आटे से रोटी बनती है रोटी की वैल्यू कैलकुलेट करें। हम लकड़ी की वुड की वैल्यू ना कैलकुलेट करें, वुड से जो चेयर बन गई है यानी कि इसका बात करें मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट है ना उस फाइनल प्रोडक्ट को हम कैलकुलेट करें। द सेकंड मेथड इज दैट इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स we should calculate market value of primary goods and value added with them at each stage, ठीक है, प्रोडक्शन। अच्छा ये उसके बाद इसको टेबल को देखें, टेबल को मैं आपको समझाता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगी कि इसका बात करने का क्या मकसद है, उसको आप रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले आटा था, गंदम थी, गंदम से आटा बना, आटे से रोटी बनी और रोटी के बाद उसमें जो प्रोड्यूसर है उसने अपना मार्जिन डाला। अब ये देखिए जो गंदम थी
वो 1 रुपए की थी। गंदम से जब आटा बना तो उसकी कीमत 1 रुपए से बढ़ के 1.20 हो गई, यानी कि ये 1 रुपये ये खर्चा हो गया और 0.20 उसके अंदर मजीद वैल्यू ऐड होगी, उसके अंदर मजीद वैल्यू ऐड हो गई। उसके बाद मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, अब यहाँ पे रोटी बना ली, तो अब रोटी बनाने के ऊपर 40 पैसे मजीद लगे, यानी कि वैल्यू क्या हुई, वैल्यू हो गई 1 रुपये से 1 रुपये 20 पैसे और 1 रुपये 60 पैसे हो गई, और मजीद 40 पैसे उसने उसके अंदर अपना मार्जिन डाला, तो ये 2 रुपये आ गए। यानी कि जो फाइनल रोटी आटे की वैल्यू कितनी थी, 1 रुपये, और जो फाइनल रोटी की वैल्यू है वो 2 रुपये आ जाएगी, वो 2 रुपये, ये 5 रुपये नहीं होगी। ये 5 रुपये नहीं समझना आपने, जो अब 1 रुपये का आटा था, 1 रुपये के आटे में 20 रुपये, 1 रुपये की गंदम थी, गंदम को आटे में कन्वर्ट करने पे 20 पैसे लगे, फिर उसको रोटी में कन्वर्ट करने पे 40 पैसे लगे, और उसने अपना मार्जिन 40 पैसे का मार्जिन डाला, तो ये टोटल कितना बन गया, ये 2 रुपये बन गया। तो यही बात उससे नीचे लिखी होगी, द टेबल इंडिकेट्स दैट द प्राइस ऑफ ब्रेड इज 2 इफ एडिशनल वैल्यू इज टेकन इनटू द अकाउंट। ठीक है, यानी कि वो कहता है कि अगर इसमें एडिशनल वैल्यू लगाई जाए तो फिर इसकी आटे से उसकी जो वैल्यू है वो 2 रुपये बन जाएगी ब्रेड की। इट मीन्स दैट करेक्ट वैल्यू ऑफ ब्रेड विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। 2 रुपये वाली जो है ना वो उसमें ऐड की जाएगी। फिर उसने लिखा है कि इफ फुल वैल्यू इज एडेड एट एवरी स्टेज देन द प्राइस ऑफ द ब्रेड 5। फिर ये होएगी, ये सही नहीं होएगी, ये गलत होएगी। ऐसे थोड़ी होएगा कि ये रोटी 1 रुपये की है, ये 1 रुपये 20 पैसे और ये 5 रुपये की नहीं होगी। ये इसमें ये वैल्यू ऐड हुई है कि 1 रुपये से 20 पैसे बढ़े, फिर 40 पैसे, फिर इससे 1 रुपये से ये 2 रुपये की रोटी बन गई। तो ये वाली वैल्यू इसमें ऐड होएगी। होप्स हो कि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद वो कहता है जी टू सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन अलाउंस। हमने पहले भी जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें भी हमने देखा था कि डेप्रिसिएशन अलाउंस को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो हमारी फ्री सर्विसेज होती हैं उनको भी हम कंसीडर नहीं करते। उसके बाद जो हमारी सब्सिडीज होती हैं उनको हम ऐड करते हैं, सब्सिडीज को हम ऐड करते हैं, क्योंकि वो सब्सिडीज वो चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट पे करती है, तो वो उनकी हमने मसलन के नेशनल इनकम में तो हमने दिखाना है, तो इसलिए हम उसको ऐड करते हैं। जो फ्री सर्विसेज होती हैं उनको हम ऐड नहीं करते हैं। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होती हैं उनको भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड नहीं करते। उसके बाद देख लें जी, फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम डेप्रिसिएशन अलाउंस मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू मेजर नेशनल इनकम। इट मीन्स द सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल मार्केट। इसका मैंने आपको यहाँ पे बताया था एग्जाम्पल दे के कि किस तरह से ये एग्जाम्पल, इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें हमने पढ़ा था कि हम ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं इनको क्यों निकालते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मैंने बताया था कि ये क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ जो कंपनीज होती हैं उनके ऊपर ये लगता है, और वो कंपनी वाले क्या करते हैं, वो खुद अपनी जेब से नहीं देते, वो जो प्रोडक्ट की कीमत होती है उसको बढ़ा देते हैं, तो इस वजह से वो उसकी डबल एंट्री होने के चांसेस होते हैं। इस वजह से इसको जो इंडायरेक्ट टैक्सेस है ना उसको हम उसमें कंसीडर नहीं करते, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको गौर से पढ़ने पढ़ाया है पहले मैंने आपको, यहाँ मैंने आपको डिटेल में बताया था कि क्यों हम इंडायरेक्ट टैक्सेस जो है ना उनको इसमें से लेस कर रहे होते हैं। जो फ्री सर्विसेज है कि उसको स्कॉलरशिप के पैसे मिल गए हैं, उसको ज़कात के पैसे किसी को मिल गए हैं, या किसी की लॉटरी निकल आई है, वो वाली चीज़ें जो थी ना वो हम इसमें ऐड नहीं करते। और सब्सिडीज़ का मैंने आपको बता दिया कि सब्सिडीज़ जो होती हैं वो हम इसमें ऐड करते हैं। होप्स हो कि आपको ये जो मेथड है, प्रोडक्ट मेथड और आउटपुट मेथड, इसकी समझ आ गई होगी। चलिए जी, उसके बाद हम देख लेते हैं जी इनकम मेथड जो है, इनकम मेथड के ज़रिए हम किस तरह से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप इसमें देखते हैं तो वो कहता है इफ़ एनुअल मॉनेटरी रिवॉर्ड, मॉनेटरी का मतलब है कि पैसे की सूरत में जो हासिल हुआ है, रिवॉर्ड के जो हमें हासिल हुआ है, जो हमें मिला है, इनाम मिला है, आमदनी मिली है, कुछ भी समझना है इसको, कि पैसे की सूरत में जो हमें आमदनी आती है ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल की यहाँ बात हो रही है। कि वो कहता है कि ज़मीन ने जो रेंट कमाया, मजदूर ने जो वेजेस कमाई, और कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला, और जो कारोबार करने वाला आदमी है एंटरप्रेन्योर को जो प्रॉफिट मिला, इन सब को अगर हम मिलाएंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारी नेशनल इनकम बन जाएगी, ये हमारी नेशनल इनकम बन जाएगी। यानी कि नेशनल इनकम मेथड के अंदर उसने क्या कहा, उसने कहा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारे, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और बिजनेस,
जो है ना उसकी जो कमाई है, उस सारी कमाई को अगर हम जमा करेंगे एक जगह पे तो वो हमारी नेशनल इनकम बन जाएगी। उसके बाद उसने यहाँ पे उसका थोड़ा सा सेग्रीगेशन दिया हुआ है कि द फॉलोइंग रिवॉर्ड्स, यानी कि ये जो रिवॉर्ड्स उसने कहे हैं, रिवॉर्ड्स के अंदर कौन कौन से रिवॉर्ड्स हैं। तो द फॉलोइंग रिवॉर्ड इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑल वेजेस, वेजेस होती है जो डेली बेसिस के ऊपर मजदूर को हम देते हैं दिहाड़ी, वेजेस, सैलरीज एंड अदर मॉनेटरी रिवॉर्ड रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी भी। ऑटोनमस, ऑटोनमस का मतलब होता है इंडिविजुअल, एक आम, आप या मैं या इस तरह से जो कोई खुद ब खुद कर रहा है। उसके बाद वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करें, प्राइवेट जो आम आदमी, ये ऑटोनमस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक जो है ना ये तकरीबन एक जैसे हैं। डोमेस्टिक के जो घरों में काम करेंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के किसी ने घर, यानी कि अब कोई स्कूल बनाया हुआ है, जैसे प्राइवेट स्कूल छोटे से होते हैं, तो वो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनकी जो कमाई है वो भी इन रिवॉर्ड्स का पार्ट है। उसके बाद वो कहता है इनकम ऑफ फार्मर्स, जो फार्मर हैं, ट्रेडर हैं, ट्रेडर वो होता है जो कोई चीज़ बनाता नहीं है, बनी बनाई चीज़ को बेचता है, यानी कि किसी और ने बनाई है उसमें से अपनी कमीशन लेके उसको बेच देता है। लॉयर्स, डॉक्टर एंड लेबर वर्किंग ऑन डेली वेजेस, डेली वेज जो मजदूर होते हैं। ऑल काइंड ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, सिक्योरिटीज एंड लोन, ये बॉन्ड, सिक्योरिटी और लोन, लोन गवर्नमेंट भी देती है, बैंक भी दे सकते हैं। बॉन्ड और सिक्योरिटी मोस्टली गवर्नमेंट इशू करती है लोगों से, जनरल पब्लिक से लोन लेने के लिए। तो ये वो चीज़ें हैं कि इसके ऊपर भी जो कमाई आई है वो कमाई भी हमारी नेशनल इनकम का पार्ट है। रेंट ऑफ लैंड, रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी होती है कि मैंने कोई बुक लिखी थी तो वो बुक मैंने भेज दी, अब उस बुक की कमाई सारी जिंदगी मुझे मिलती रहेगी, ये रॉयल्टी की सूरत में आ जाता है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर, कॉर्पोरेट इसका मतलब है कि जो कंपनी होती है ना, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूटर, जो शेयर होल्डर हैं, जो कंपनी के शेयर होल्डर उनके दरमियान में उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इनकम, जो नेशनल इनकम उसका पार्ट है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर, यानी कि ये वो यहाँ पे ये कह रहा है नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि ये अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। बेसिकली ये है डिस्ट्रीब्यूटेड, ये वो है कि जो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, डिस्ट्रीब्यूट बाद में होगा। जो नहीं हुआ उसका मतलब है कि वो हो जाना है, तो वो भी नेशनल इनकम का पार्ट है। नॉट अमंग द शेयर होल्डर एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स पेड, कि जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट यानी कि जो कंपनीज हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो मसलन के कॉर्पोरेट बिजनेस कंपनीज हैं, उन्होंने जो टैक्स पे किया गवर्नमेंट को वो भी हमारा नेशनल इनकम का पार्ट होएगा। उसके बाद ही इसमें प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशंस का मतलब ये है कि ये इन चीज़ों की हमने प्रिकॉशन करनी है, इन चीज़ों का हमने एहतियात करना है कि ये चीज़ें नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है और इनको हमने उसमें शामिल नहीं करना। अर्निंग फ्रॉम अनफेयर मीन्स और नॉट काउंटेड इन नेशनल इनकम, गैर कानूनी तरीके से जो कमाई गई आमदनी है ना वो नेशनल इनकम में हमने ऐड नहीं करनी। टू मेजर नेशनल इनकम बाय दिस मेथड, इनकम्स रिसीव्ड फ्रॉम स्मगलिंग, स्मगलिंग का मतलब है कि बगैर टैक्स दिए एक मुल्क से चीज़ को दूसरे मुल्क में ले जाना, इसको स्मगलिंग कहते हैं। ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक का मतलब होता है इलीगल ट्रेड, यानी कि ब्लैक मार्केटिंग का मतलब है इलीगल ट्रेड। इलीगल ट्रेड का मतलब है कि जो किसी मुल्क के कानून के अंदर इलीगल है। जैसे मैं अगर बात करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर शराब, ठीक है, यानी कि ड्रिंक करना जो है वो इलीगल है, तो शराब अगर आप बेचेंगे तो वो आप इलीगल काम कर रहे हैं। और भी जितने भी इसके अलावा मसले के नशावर चीज़ें हैं वो सारी ब्लैक मार्केटिंग में आ जाएंगी। होप सो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। क्या होर्डिंग का मतलब ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। बोट लैगिंग भी एक टाइप की स्मगलिंग ही है कि स्मगलिंग का मैंने आपको बता दिया, बूट लैगिंग भी यही है, ब्राइबरी, रिश्वत दे के कोई काम करवाना। उसके बाद रेक्टरिंग का मतलब रेक्टरिंग एंड अदर अनफेयर मीन्स और नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। रेक्टरिंग का मतलब है कि धोखाधड़ी, किसी के साथ धोखा करके कोई इनकम कमा लेना, वो रेक्टरिंग में आ जाएगा। एंड अदर अनफेयर मीन्स और नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, और इसके अलावा कुछ भी जो मसलन के किसी मुल्क के कानून के मुताबिक लीगल नहीं है तो उसकी जो इनकम है ना वो नेशनल इनकम में नहीं आएगी। उसके बाद ये ट्रांसफर पेमेंट्स और नॉट इंक्लूडेड। ट्रांसफर पेमेंट्स का मतलब वो कमाई है जो आपने बिना कुछ किए हासिल की है। मिसाल के तौर पे इसमें ये बिना कुछ हासिल किए कमाई कौन सी है कि आपने ज़कात ली है। आर्म्स का मतलब है भीख मांगना, जो भीख की यानी कि मांग के पैसे जो आप लेंगे वो आर्म्स में आ जाएगा। भीख मेरा ख्याल इसका परफेक्ट लफ्ज़ होगा, भीख इसका मायनी है। ज़कात, आर्म्स, डोनेशन मीन के सदका जिसे आप कह सकते हैं। स्कॉलरशिप,
एंड पेंशन, पेंशन वो जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, स्कॉलरशिप वो है जो आपको मसलन के आपके किसी आप मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं मैट्रिक के, उन्होंने अच्छे नंबर लिए हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको कुछ वजीफा लग गया, वो स्कॉलरशिप के अंदर आ जाता है, और गिफ्ट और कोई गिफ्ट मिला। तो ये वाली चीज़ें जो है ना, ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। द इनकम्स रिसीव्ड विदाउट एनी लेबर ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये ट्रांसफर पेमेंट्स हैं जो बिना किसी मेहनत के हासिल की जाती हैं। तो होप्स हो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी जो हमने ये इनकम मेथड के ज़रिए नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करनी थी वो हमने पढ़ लिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाली है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी 3 है। प्रोडक्ट मेथड हमने पढ़ लिया, इनकम मेथड पढ़ लिया, और उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड है। तो आए उसको देखते हैं कि उसमें क्या है। तो एक्सपेंडिचर मेथड की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर वो कहता है इफ़ वी एड द एक्सपेंडिचर मेथड एक्सपेंडिचर मेड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन 1 ईयर। किसी मुल्क के अंदर 1 साल के अंदर कितनी अशिया और कितनी जो खिदमात हैं वो ख़रीदी गई हैं, उनकी कितनी परचेजिंग की गई है, इसको हम एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। उसके बाद वो कहता है कि जी कौन कौन से एक्सपेंडिचर जो हैं वो नेशनल इनकम का पार्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले की जो बात कर रहा है वो कह रहा है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन से हैं? गाड़ी बनाने पे, ट्रक बनाने पे, मोटरसाइकिल बनाने पे, बोट्स बनाने पे, अप्लाइंसेस बनाने पे, मशीन, फर्नीचर, जो इस तरह की चीज़ें हैं, कंप्यूटर, टेलीविज़न, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो हमारी आ जाएंगी प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। उसके बाद अगर मैं पब्लिक कंजम्पशन की बात करता हूँ तो उसके अंदर आ जाता है जी डिफेंस का बजट, उसमें आ जाता है कानून नाफिज करने वाले जो अदारे हैं उनका बजट, और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ जैसे पुलिस है, पुलिस का बजट आ जाता है। तो ये जो पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इसमें इस तरह के जो एक्सपेंडिचर है वो आ जाएंगे कि इस पे होने वाला खर्चा, यानी कि गाड़ियाँ, ट्रक, टेलीविज़न, कार, ट्रक, मशीन, फर्नीचर, इस तरह की चीज़ें बनाने के ऊपर जितना खर्चा आया, लोगों ने कितने की परचेज़ की, और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए, पुलिस की तनख्वाहें देने के लिए, डिफेंस का बजट जो है वो करने के लिए उसके ऊपर जितनी परचेजिंग की वो। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर के अंदर क्या आ जाएगा कि मशीनें परचेज करने के लिए, प्लांट्स परचेज करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उसके बाद अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो पब्लिक के अंदर रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल वगैरह जो इस तरह के एक्सपेंडिचर है वो आ जाएंगे पब्लिक इन्वेस्टमेंट के अंदर। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। उसके बाद जो इसका लास्ट वाला पॉइंट है वो है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर मैं बात करता हूँ एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट का मतलब है जो चीज़ें बाहर भेजी हैं, जितने पैसों की चीज़ें बाहर भेजी हैं, और इंपोर्ट का मतलब है कितने पैसों की चीज़ें हमने इंपोर्ट की हैं, हमारे मुल्क में आई हैं। एक्सपोर्ट जितनी हमने एक्सपोर्ट की हैं, बाहर भेज दी हैं। तो फ़र्ज़ करें कि जो हमारी एक्सपोर्ट है वो है 10 की, और जो हमारी इंपोर्ट है वो है 12 की। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि हमने जो एक्सपोर्ट जो माल बाहर भेजा है वो 10 रुपये का भेजा है, और जो मुल्क में हमारे पास आया वो 12 रुपये का आया, यानी कि 2 रुपये एक्स्ट्रा हैं, 2 रुपये वो हैं जो हमने ज़्यादा पे किए हैं। तो ये जो ज़्यादा पे किए हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। इन सब के खर्चे में अगर एक जगह पर जमा करूँगा तो वो मेरे पास क्या बन जाएगी, वो मेरे पास बन जाएगी मैथड, एक्सपेंडिचर मेथड बन जाएगा, एक्सपेंडिचर मेथड। यानी कि जब इनको मैं जमा कर दूंगा तो वो जो सारी मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे परचेजेस की सूरत में, वो क्या मैंने किया, नेशनल इनकम को मैंने कैलकुलेट कर लिया है विद द मेथड ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये तरीकाकार है, होप्स हो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद हम इसकी प्रिकॉशंस हैं उसको देख लेते हैं। तो हमने क्या क्या प्रिकॉशंस माइंड में रखनी है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन कॉस्ट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्सपेंडिचर। जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो हमने उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये वाले जो 3 पॉइंट है ना, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्या क्या करना है। डेप्रिसिएशन अलाउंस जो होता है उसको माइनस करना है, जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको भी हमने माइनस करना है, और जो हमारी सब्सिडीज हैं उनको हमने शामिल करना है। डेप्रिसिएशन को भी हमने माइनस करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी माइनस करना है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमने माइनस क्यों करना है वो मैंने आपको बताया था, इसलिए करना है कि ये वाले वो पैसे होते हैं जो हुकूमत जो कंपनी होती है ना, कंपनी पे लगाती है, जो एंटरप्रेन्योर होती है उस पे लगाती है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो चीज़ की कीमत बढ़ा देता है, यानी कि वो जो टैक्स उस पर लगता है ना उसकी कीमत बढ़ा देता है।
तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ महंगी हो जाती है। तो इसलिए नेशनल इनकम में से इस जो टैक्स है ना, इसको माइनस कर दिया जाता है ताकि उसकी एडजस्टमेंट हो जाए। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये वाली चीज़। सब्सिडीज जो होती हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं। ये सब्सिडीज जो हैं इसको हमने ऐड करना होता है। ये मैं बड़ी डिटेल में आपको बता चुका हूँ। ये आपकी बुक के पेज नंबर 192 के ऊपर जब ये हम नेशनल इनकम पढ़ रहे थे, तो नेशनल इनकम के अंदर ये मैंने बताया था कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। द टैक्स विच अ पर्सन डज नॉट पे फ्रॉम हिज ओन पॉकेट ऑन हुम इट इज इम्पोज्ड रेदर शिफ्ट इट्स बर्डन ऑन सम अदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, एक टैक्स इम्पोज किया गया था अशिया बनाने वाले बंदे के ऊपर, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। उसने क्या किया, उसने these taxes are paid by the trader or entrepreneur, बट उसने इसको पे करना था, लेकिन दे इंक्लूडेड हम इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स। उन्होंने जो अशिया की कीमत थी उसमें इसको शामिल कर दिया। थस दे चार्ज टैक्सेस फ्रॉम द कंज्यूमर, लिहाजा उन्होंने ये कंज्यूमर से चार्ज कर लिए। तो अब वो क्या करेगा, जब हमने नेशनल इनकम को करना था तो उसके अंदर हमने ये जो टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना था। इसलिए हम यहाँ पे भी जो है ना वो इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्सिडीज को हमने ऐड करना है। सब्सिडीज को हमने ऐड क्यों करना है, क्योंकि जब हमने ये सब्सिडी यहाँ पढ़ी थी तो उसमें कहा था कि गवर्नमेंट वांट टू प्रोवाइड सम गुड्स टू द पब्लिक एट लोअर प्राइस। गवर्नमेंट क्या करती है कि जो चीज़ होती है ना वो 10 रुपये की होती है और वो सेल कितनी करती है, 8 रुपये की करती है, 2 रुपये की सब्सिडी दे देती है। तो ये जो सब्सिडी है ना, इसको हमने उसके अंदर ऐड करना होता है ताकि वो जो 2 रुपये हैं वो मईशत के अंदर नजर आए, जो इकोनॉमी है ना उसमें नजर आए। उसके बाद कहता है सिंगल एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ अ गुड शुड बी इंक्लूडेड। सिंगल यानी कि जो एक्सपेंडिचर है ना उसको बस एक दफा शो करना है, डबल शो नहीं करना। इफ अ पर्सन फर्स्ट परचेज अ गुड बट लेटर ऑन गवर्नमेंट परचेज द एवरी गुड फ्रॉम हिम। If a person first purchases a good but later on the government purchases the very good from him, these will be the double expenditure on a good and calculation of national income will be wrong. That's why the expenditure on a good should be counted only once, यानी कि उसको एक दफा कैलकुलेट करना है, 2 दफा कैलकुलेट नहीं करना। होप सो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पे बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि एक दफ़ा उसने परचेज की फिर दोबारा उसे गवर्नमेंट परचेज कर ले, तो ये इस तरह नहीं करना, ये रॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगी। इसको सिर्फ एक दफ़ा इसी कैलकुलेशन को शो करना है। तो ये हमारा जो मेथड थे हमारे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, वो मेथड हमने पढ़ लिए हैं। ये 3 मेथड थे वो हमने समझ लिए हैं। उसके बाद ही जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वो है जी सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, के जो नेशनल इनकम है उसका सर्कुलर फ्लो क्या है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, इसको हम समझते हैं। ये मैं पहले आपको जो इस पर डायग्राम बनी हुई है ना, उस डायग्राम से मैं आपको बताऊंगा, उस डायग्राम को आपने गौर से समझना है। उसके बाद फिर हम इसकी जो ये इंग्लिश लिखी हुई उसको पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये किस तरह से चल रहा है और इसकी स्टोरी क्या है। उसके बाद जी है सर्कुलर फ्लो ऑफ अ नेशनल इनकम। यहाँ पे वो कहता है इन कैपिटलिस्टिक सिस्टम का मतलब होता है कि अगर किसी के पास भी पैसे हैं वो अपनी कंपनी बना सकता है। यानी कैपिटल का मतलब है सरमाया, कि जिसके पास भी सरमाया होता है वो अपनी चीज़ें बेच सकता है। जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है ना, पहले मैं एक काम करता हूँ, नहीं हम कैसे करूँ, चलो पहले हम एक काम करते हैं। ये जो यहाँ पे ये जो पिक्चर है ना, इस पिक्चर को समझते हैं और उसके बाद में फिर ये इसमें जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़ाता हूँ। चले मैं आपको बताता हूँ। देखें, जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है ना, उसके अंदर एक फर्म होती है और एक हाउस होल्ड होता है। हाउस होल्ड सबसे पहली जो चीज़ है ना वो आपने देखनी है कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है ना, ये उसने लिखा हुआ है कि हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो हाउस होल्ड है ना, ये बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। लेबर कौन है? लेबर आप हैं, मैं हूँ। मसलन कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में एक शहर लाहौर है, तो लाहौर के अंदर जितने लोग हैं वो लेबर है, जितनी जगह है वो लैंड है, जितने पैसे हैं वो कैपिटल है, जितनी कंपनी है वो ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या है? वो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा है? इसमें हो ये रहा है कि ये जो हाउस होल्ड है ये
लैंड, लेबर, कैपिटल और ये जो 4 फैक्टर प्रोडक्शन है वो फर्म को देते हैं। फर्म क्या करती है, फर्म इन सारी चीज़ों को मिला के उससे चीज़ें और खिदमात को पैदा करती है, और वो पैदा करने के बाद फिर दोबारा वो हाउस होल्डर को दे देती है, यानी कि उन्हीं को ही वापस दे देती है। अब देखें, जब यहाँ पे आएंगी लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से ये चीज़ें आई, ये इन्होंने दी फर्म को। फर्म ने क्या किया, फर्म ने अशिया और सर्विसेज बनाई और इनाम की सूरत में वापस कर दी। यानी कि लैंड को क्या मिल गया, लैंड को रेंट मिल गया, लेबर को उसकी वेजेस मिल गई, कैपिटल को उसका प्रॉफिट मिल गया, और ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉफिट यानी या डिविडेंड कह लें। तो इसको मैं इस पैराग्राफ को पढ़ता हूँ, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। हाउस होल्ड एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू फर्म एंड वेरियस काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। यानी कि जो हाउस होल्ड है वो, यानी कि जो लैंड, लेबर, कैपिटल है, वो सारी चीज़ें इसको मिलती हैं, और इसको मिलने से वो ये क्या फर्म क्या करती है, ये अशिया और खिदमात को पैदा करती है। द अपर पार्ट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द इनर सर्कुलर कनेक्टिंग कर्व शो प्रोडक्टिव रिसोर्स फैक्टर प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। यानी कि यहाँ से ये चीज़ें, वो कहता है कि जो अपर पार्ट है वो यहाँ से ये वाली चीज़ें यहाँ इसके पास जा रही हैं। Thus, the lower part of inner circle connecting the curve shows the output from firm to household। तो वो कहता है कि जो लोअर पार्ट है वो क्या कर रहा है कि वो जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो उसका फ्लो यहाँ पे शो कर रहा है। यानी कि यहाँ से ये चीज़ें इसके पास गई और यहाँ से इसके पास गई। यही चीज़ इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। अगर मैं इस लास्ट वाले इस पैराग्राफ की बात करता हूँ तो उसके अंदर उसने क्या कहा है, उसके अंदर वो ये कहेगा कि, उसके बाद हम इसमें देख लेते हैं, वो कहता है जी, the upper part of outer connecting curve shows that firms pay reward to household for their services and household spend these reward on purchase of goods and services। अच्छा, अब ये देखें उसने क्या कहा है कि ये जो हाउस होल्ड है इसने क्या किया है, ये जो फर्म है फर्म की तरफ से, और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाउस होल्ड ने लैंड, लेबर, कैपिटल इसको दी और इसने उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की। अब वो जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो इस मनी से इनको परचेज करेगा और पैसे दोबारा फर्म के पास वापस चले जाएंगे। इस टॉपिक के अंदर यही लिखा हुआ है, अंग्रेजी को सही से पढ़ लीजिएगा। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद देख लेते हैं जी, फैक्टर्स ऑफ नेशनल इनकम, के जो नेशनल इनकम है उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल डिपेंड ऑन इट्स नेशनल इनकम, के जो लोगों की खुशहाली है वो उस मुल्क की नेशनल इनकम से ही पता चलती है। किसी मुल्क के अंदर कितने ज़्यादा पैसों की चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं और किसी मुल्क में कम पैसों की प्रोड्यूस हो रही हैं, तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा उस मुल्क की जो है ना वो प्रोस्पेरिटी का पता चल जाएगा, खुशहाली का पता चल जाएगा। इफ आगे वो यही बात करने लगा, इफ नेशनल इनकम इज इंक्रीजिंग द कंट्री इज मेकिंग प्रोग्रेस इकोनॉमिकली। इफ नेशनल इनकम इज फॉलिंग इट मीन्स के कंट्री जो है ना वो जी उनके हालात ख़राब हो रहे हैं, जो लोग हैं उनके भी हालात ख़राब हो रहे हैं। सिंपल उसने ये बात की है। उसके बाद हम देख लेते हैं जी, द राइज और फॉल इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर, के ये जो फैक्टर अभी हम पढ़ेंगे इन फैक्टर की वजह से किसी मुल्क की इकोनॉमी या तो ऊपर जा सकती है या फिर ज़मीन पे आ सकती है। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स फर्टेलिटी ऑफ लैंड, कि ज़मीन कितनी ज़रखेज़ है, मिनरल कितने हैं, जंगल कितने हैं, पानी के ज़खायर कितने हैं। हार्बर्स का मतलब होता है पोर्ट्स, जैसे गवादर में अभी हमारी पोर्ट एक तैयार तकरीबन हो चुकी है सी पैक के अंडर। जियोग्राफिकल सिचुएशन के जियोग्राफिक, जैसे ग्वादर जो है वो इस टाइम बेस्ट जियोग्राफिक सिचुएशन में है। एंड क्लाइमेट कंडीशन, और क्लाइमेट की कंडीशन कितनी है, इतनी तो नहीं है कि सर्दी इंतहा की सर्दी है, गर्मी है तो इंतहा की गर्मी है, अगर एक नॉर्मल टेम्परेचर है तो ये चीज़ें इसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आ जाती हैं। These resources play an important role to determine national income of a country। The more natural resources किसी के पास ज़्यादा, the more natural resources ज़्यादा होंगे तो वो कंट्री जो है उसकी नेशनल इनकम ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कम होंगे उनकी कम होएगी। वो कहता है कि अगर हम अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी को कंपेयर करते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत के साथ, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश इनकी कम है, जबकि जो अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी है उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है। क्योंकि माइट भी कि हमारे इन कंट्रीज़ में पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत में ज़्यादा हों, लेकिन हम उनको शायद ज़्यादा हमारे पास पैसे होने की वजह से निकाल नहीं पाते, लेकिन वो जितने भी नेचुरल सोर्सेज हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो उनकी ये हालात है हमसे बेहतर है। तो नेचुरल सोर्सेज किसी मुल्क की नेशनल इनकम को बढ़ाने या कम करने में उनका एक अहम रोल होता है।
Man-made artificial resources. Artificial resources mean the resources which man makes with the help of his labor. जो ऐसे resources हैं जो इंसान अपनी मेहनत से बनाता है, एफर्ट्स, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट, अपने यानी कि एफर्ट से, कोशिशों से, रिसर्च से, तजर्बों से। फॉर एग्जांपल जैसे नहरें बनाता है, रोड्स बनाता है, मैन मेड हार्बर्स, इंसानी जो बंदरगाहें हैं यानी कि पोर्ट्स हैं, और डैम्स बनाता है खुद से, पावर हाउसेस बनाता है बिजली के लिए, एयरपोर्ट्स बनाता है, मशीनरी बनाता है। तो ये चीज़ें जो है ना वो मैन मेड आर्टिफिशियल रिसोर्सेज में आ जाती हैं। कहते हैं जी फॉर एग्जांपल कि ना, अच्छा ये भी चीज़ें उसमें आ गई, एयरपोर्ट्स आ गए। और अच्छा, पाकिस्तान हैज़ लैक ऑफ दिस रिसोर्सेज, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रेज नेशनल इनकम। के पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें कम है, तो इसलिए नेशनल इनकम को बढ़ाना जो है ना कोई सौखा काम नहीं है, मुश्किल काम है। ह्यूमन रिसोर्स के कितने अच्छे लोग हैं वहाँ पे, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने स्किलफुल हैं, ये चीज़ें इसमें आए हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्ले आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ अ नेशनल इनकम। के नेशनल इनकम को डिटर्मन करने के लिए यानी कि जानने के लिए, मापने के लिए, डिटर्मन करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ के लोग कैसे हैं। द टर्म ह्यूमन रिसोर्स stands for a total population of a country. If the majority of population is educated and people utilize modern technology in the manufacturing of goods, and they use natural resources in the best possible way, they bring out sufficient increase in national income. Conversely, if a majority of the people पढ़े लिखे नहीं हैं, जाहिल हैं, जो हैं वो दिमाग उनका जो है ना बिल्कुल ही गधा दिमाग है उनका, और जो है लेज़ी, जैसे कि आप पढ़ाई के मामले में होते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं उसको, लेज़ी को। लेज़ी वही है जब आपका दिल नहीं कर रहा होता और आप नहीं पढ़ते। दे कांट इंक्रीज उनकी नेशनल इनकम नहीं बढ़ सकती जी। ये ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आ जाएगा जी। कैपिटल गुड्स का मतलब ये है कि जी वहाँ पे कितनी मशीनरी और वो कितनी चीज़ें, मोबाइल और गाड़ियाँ खुद बनाते हैं कि नहीं बनाते। अगर कोई मुल्क की गाड़ियाँ भी, मशीनरी भी और हर चीज़, जैसे पाकिस्तान के अंदर सारी चीज़ें बाहर से ही आ रही हैं, तो हम रोते रहते हैं हर टाइम की चीज़ें महंगी हैं, तो रोते ही रहेंगे ना। खुद कुछ बनाना नहीं है तो फिर रोते ही रहेंगे एंड तक हम। तो कैपिटल गुड्स का मतलब है कि मशीनरी खुद बनाएं यार, गाड़ियाँ खुद बनाएं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग खुद करें। अगर करेंगे तो हमारी नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, नहीं करेंगे तो फिर रोते रहेंगे इसी तरह से जैसे रो रहे हैं। टेक्निकल नाउ हाउ। टेक्निकल नाउ हाउ का मतलब है जी जो मशीनरी है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसको हमें कितना चलाना था। टेक्निकल का मतलब होता है कि मशीनरी को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके जो चीज़ें हैं उनको हम कितना अच्छे से जानते हैं। जो मतलब कि जितना ज़्यादा बेहतर होएगा उनकी नेशनल इनकम बढ़ने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे, जिसका कम होएगा उसके कम होंगे। डिज़ायर ऑफ डेवलपमेंट। डिज़ायर ऑफ डेवलपमेंट के लोग जो हैं वो मोटिवेटेड हैं। इफ़ द पीपल ऑफ द कंट्री हैज़ डिज़ायर ऑफ डेवलपमेंट, दे विल वर्क डिवोटेडली एंड एफिशिएंटली, यानी कि वो मेहनत के साथ, लगन के साथ काम करेंगे, और अगर उन्होंने आगे बढ़ना है, नहीं तो फिर होते रहेंगे। डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये है कि जी इस तरह से एक चेन बनी हुई है वहाँ पे। पहले मोटरसाइकिल के टायर आते हैं, फिर आगे चेसी आती है, फिर आगे लाइटें आती हैं, तो वैसे चलता जा रहा है और हर बंदा अपनी अपनी मेहनत उसमें डालता जा रहा है। इसको डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, अ बिग वर्क इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल पार्ट्स एंड एवरी पर्सन डज वर्क अकॉर्डिंग टू हिज लाइकनेस। कि जो चीज़ उसको, मुझे इशारे लगाने अच्छे लगते हैं तो मैं इशारे लगाना शुरू हो जाऊँगा। तो वो सप्लाई चेन के वो जो एक पूरी चेन चलेगी, एक बेल्ट चलेगा जिसके अंदर, उसको हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। पावर रिसोर्सेज के उस मुल्क के अंदर ऑयल, गैस, कोयला, इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक एनर्जी कितनी है। अगर किसी मुल्क के अंदर ये वाली चीज़ें ज़्यादा होंगी तो उसकी नेशनल इनकम बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जी। इफ़ देर इज़ अ fair distribution of wealth in the country, the consumption increase, and increase in consumption causes an increase in demand for the good. The entrepreneurs try to increase the production of goods because of rising of demand. The national income increase. Contrary to that, if there is an unfair distribution of wealth in the country, the level of national income decreases. Unequal distribution of wealth का मतलब ये है कि जो है ना, जितने भी टैक्स के कानून बनाए जाएं, जितने भी प्रोडक्शन करने के कानून बनाए जाएं, वो इस तरह के बनाए जाएं कि जो सरमायादार है, जो जिस बंदे के पास कैपिटल है उसके लिए बिजनेस करना आसान हो, और जिसके पास पैसे कम है उसके लिए बिजनेस करना मुश्किल हो जाए। तो ये आपने एक अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर दी है कि पैसे वाले के पास पैसा जा रहा है और गरीब के पास नहीं जा रहा। तो अगर इस तरह से होएगा तो जिसके पास, जो गरीब है उसके पास पैसे ही नहीं है, तो वो चीज़ें कहाँ से खरीदेगा, वो डिमांड ही ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि अभी हमारे कंट्री में हुआ है कि चीज़ें माशाल्लाह से इन्फ्लेशन की वजह से इतनी महंगी हो गई हैं कि डिमांड ही नहीं रही।
तो वो जब अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होएगी तो फिर डिमांड खत्म हो जाएगी, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे परचेज करने के लिए। उसके बाद ये फैसिलिटीज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर हम इस टाइम बात करते हैं 2023 में, तो सी पैक जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन की एक बेस्ट एग्जांपल है कि जो वो काशीगढ़ से सारा एक रोड बन रहा है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन की एक बड़ी बेहतरीन मिसाल है कि अगर हम जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं उनको डिलीवर करना है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक सिटी से दूसरी सिटी, ट्रांसपोर्टेशन के सारी चीज़ें आ जाएंगी, लोगों की ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाएगी, उसमें स्टॉक की ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाएगी, उसमें हर तरह की ट्रांसपोर्ट, जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम होएगा उतना ज़्यादा जो है ना वो चांसेस होंगे कि उस मुल्क की जो कंडीशन है यानी कि नेशनल इनकम है उसके बढ़ने के चांसेस में ज़्यादा होंगे। एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स, इफ द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द कंट्री आर एफिशिएंट, एक्टिव एंड अवेयर ऑफ मॉडर्न, एंटरप्रेन्योर का मतलब है जो बिजनेसमैन है, अगर वो बिजनेसमैन पढ़ा लिखा है, उसको मसलन कि वो लोगों को गुलाम बना के, और वो इस तरह की उसकी सोच नहीं है, और मसलन कि वो मॉडर्न है, पढ़ा लिखा है, उसको टेक्नोलॉजी के पता है, तो उतने अच्छे चांसेस होंगे। उसके बाद इंकरेजमेंट बाय गवर्नमेंट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट भी जो है ना वो टैक्स की पॉलिसीज़ और जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसीज इस तरह से बनाए कि उस कंट्री के अंदर जो है ना वो बिज़नेस करना आसान होएगा। जब बिज़नेस होएगा आसान तो फिर पैसे भी आ जाएंगे, नेशनल इनकम भी बढ़ जाएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जो सियासतदान है वो आपस में लड़ते ना रहें, जैसे अभी हमारे कंट्री में है कि बस एक बंदा आता है तो दूसरा होता रहता है, दूसरा आता है तो पहला होता रहता है, तो ये वाला काम ना करें। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होएगी तो मुल्क के जो बिजनेस चलेंगे तो फिर जो है ना वो पैसे भी आ जाएंगे। उसके बाद जी इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, के जो नेशनल इनकम है उसकी स्टडी की इम्पोर्टेंस क्या है। तो उसके बाद जी इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, के नेशनल इनकम को स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। थोड़ा स्पीड से चलूँगा मैं अभी। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस। अच्छा, नेशनल इनकम है वो बताती है कि इकोनॉमिक कंडीशन किसी मुल्क की क्या है। पॉपुलेशन पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री टू फाइंड पर कैपिटा इनकम डिवाइड्स नेशनल इनकम। जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जितनी पॉपुलेशन है उसको तकसीम कर देंगे, जितनी नेशनल इनकम है उनको उसको मैं तकसीम कर दूंगा पॉपुलेशन के ऊपर, तो वो पर कैपिटा यानी कि एक बंदे की कितनी है वो आ जाएगी। लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल ऑफ कंट्री इज एस्टिमेटेड बाय पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल। इफ कैपिटा इनकम is high, the living standard of people will also high and the people will be prosperous, यानी कि खुशहाल होंगे। इफ द पर कैपिटा इनकम इज लो, उनका लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का कम होगा। इंफॉर्मेशन अबाउट द पर कैपिटा इनकम ऑफ वेरियस कंट्रीज हेल्प्स टू एनालाइज कि कौन से मुल्क की क्या सूरत हाल है। जैसे इंग्लैंड और अमेरिका की पर कैपिटा इनकम ये 26,980, 18,700, पाकिस्तान की 736 है, तो वहाँ के जो लोग हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड वो बेहतर है। तो ये इसलिए इसकी नेशनल इनकम की स्टडी करना जो है ना वो ज़रूरी होता है। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इससे करते हैं हम। Statistical figure of national income are calculated every year to examine the growth rate of economy, and by their comparison growth rate is guessed. After finding growth rate, it become very easy to estimate whether the speed of economic development is satisfactory or not satisfactory। यानी कि वो क्या करते हैं कि जो नेशनल इनकम की अमाउंट है उस नेशनल इनकम की अमाउंट को वो हर साल चेक करते हैं। जिस मुल्क की वो बढ़ रही है, मतलब कि पिछले साल 2 थी, अगले साल 4 होगी, तो उसकी रेशो क्या हुई कि वो 100% बढ़ गई, यानी कि 2 से 4 हो गई है, तो वो उसकी परसेंटेज चेक कर रहे होते हैं कि कितने परसेंट बढ़ी है। इस तरह से वो नेशनल इनकम की फिगर को चेक कर रहे होते हैं। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम हेल्प्स टू गेट डिटेल अबाउट ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि किस सेक्टर ने कितने पैसे कमाए, इससे हमें नेशनल इनकम से पता चल जाता है। वी बिकम एबल टू नो द प्रॉब्लम ऑफ एवरी सेक्टर and progress of every sector. This study indicates the drawbacks of every sector. For example, study of national income of Pakistan tells that its economy largely depend on agriculture. Agriculture पे ज़्यादा है, less attention on industrial के ऊपर less attention है। Exports are less than imports. जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं, और इम्पोर्ट्स जो हैं वो हमारी एक्सपोर्ट्स आर लेस, यानी कि बाहर हम कम बेचते हैं और मुल्क में हम ज़्यादा मंगवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती है, नेशनल इनकम से पता चलती हैं। फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़, के जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं ना वो हम नेशनल इनकम के हिसाब से बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। स्टैटिस्टिकल फिगर अबाउट
सेक्टोरल प्रोडक्शन आर नोन बाय द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, कि जितने भी से हैं यानी कि सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स की प्रोडक्शन जो है ना वो हमें नेशनल इनकम से पता चलती है। कैसे पता चलती है? नेशनल इनकम के अंदर हम गंदम की भी, एग्रीकल्चर से कितने पैसे बने, इंडस्ट्री से कितने पैसे बने, बाहर से कितने पैसे आए, तो वो हमें यानी कि हर एक सेक्टर का पता चल रहा होता है। वी कैन इजीली ट्रेस आउट द प्रॉब्लम ऑफ एवरी सेक्टर, के हमें पता चल सकता है कि कौन से सेक्टर की कमाई सबसे कम है, या पिछले साल ज़्यादा थी इस साल कम हुई है, यानी कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। तो जो सेक्टोरल प्रोडक्शन है उससे हमें फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स आर टेकन इनटू अकाउंट व्हेन making budget of a country. In this way, national income statistics plays an important role in making industrial, agriculture, labor, monetary, commercial and fiscal policies. यानी कि जितनी भी पॉलिसीज हैं वो सारी पॉलिसीज नेशनल इनकम के फिगर्स देख के बनाई जाती है। सिंपल सी आसान सी बात है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद ही इकोनॉमिक प्लानिंग, नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स possess primary place in the effective economic planning. Percentage increase in national income and growth rate of population are taken into account while determining the per capita income. per capita income मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि per capita income करते हुए हमने नेशनल इनकम को लेना है और जो मुल्क की पॉपुलेशन उसको लेना है, यही बात उसने इसमें लिखी हुई है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग so that per capita income and living standard can be raised up to the certain level. जब हमें पता चल जाएगा कि इस मुल्क की पर कैपिटा इनकम इतनी है, तो अगले साल हमने नेशनल इनकम को बढ़ाएंगे तो हमारी पर कैपिटा इनकम 7 से 36 से बढ़ के जो है वो 900 रुपये हो जाएगी या 850 हो जाएगी। इस तरह से यानी कि वो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज होती हैं या इकोनॉमिक प्लानिंग है वो इस तरह से कर रहे होते हैं। उसके बाद देख लें जी एस्टिमेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन नेशनल। अच्छा, जब इसमें वहाँ की छोटी सी बात है, जब इन्फ्लेशन होता है ना तो गवर्नमेंट लोगों से पैसे निकलवाती है, और जब डिप्रेशन होता है तो जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो मार्केट में पैसे फेंकती हैं। ये इसके अंदर लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स हेल्प टू एस्टिमेट द एक्सटेंड ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन इन द कंट्री। ये जो नेशनल इनकम है वो हमें बताती है कि मुल्क में कब तक इन्फ्लेशन या डिप्रेशन रहेगा। In the presence of inflation in the country, government will able to decide that how much money should be taken back from the public in the form of taxes and savings or savings, so that inflation may be controlled। यानी कि अभी जैसे हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन अगर है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट सब चीज़ों को यानी कि महंगा कर देगी और टैक्सेस लगा देगी ताकि लोगों के पास जो पैसे हैं वो पैसे गवर्नमेंट वापस ले ले। इन द पीरियड ऑफ स्लम्प और डिप्रेशन, स्लम मीन गिरावट, डिप्रेशन मीन के जो यानी कि इन्फ्लेशन का उल्ट है, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट विल डिसाइड टू इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट होती है ना वो खर्चे बढ़ा देती है, यानी कि काम करना शुरू कर देती है, ब्रिजेस बनाना, पुल बनाना शुरू कर देती है। ऐसे क्या होता है, मार्केट में लोगों के पास पैसा फेंकती है। तो ये फ़र्क है कि इन्फ्लेशन में वो लोगों से पैसे निकलवाती है, डिप्रेशन के अंदर मार्केट के अंदर पैसा फेंकती है। इंपॉर्टेंस फॉर एंटरप्रेन्योर्स, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम टेल्स द एंटरप्रेन्योर टू अवेल द चांसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमिक सेक्टर। जब यानी कि मुल्क की नेशनल इनकम पब्लिश की जाएगी, उसमें बताया जाएगा कि कौन सा सेक्टर जो है उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इन्वेस्टमेंट के। तो जो एंटरप्रेन्योर है उसको पढ़ के उनको पता चलता है कि फ़लाँ जो सेक्टर है ना उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉरेन लोन्स, जिस मुल्क की नेशनल इनकम ज़्यादा होएगी, जो बाकी लोग हैं वो उस पर मुल्क के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करेंगे कि इनके पास इतने पैसे आते हैं तो ये हमारे पैसे कर देंगे वापस। तो फॉरेन लोन्स लेना आसान होता है नेशनल इनकम ज़्यादा होने की वजह से। टू रिमूव रीजनल डिस्पैरिटी, यानी कि जो पसमानदा इलाके हैं उनमें से जो पसमानदगी है उसको रिमूव किया जा सकता है। कैसे रिमूव किया जा सकता है, जब नेशनल इनकम फिगर आएंगे कि ये बलूचिस्तान की नेशनल इनकम है, ये पंजाब की है, ये कोहाट की है, ये कोयटा की है, तो वो उनको यानी कि सिटी वाइज भी उनके पास फिगर्स होती हैं, तो वो जिन सिटीज़ की या जिन एरियाज़ की कम है वो उनको आइडेंटिफाई करके उनके हालात बेहतर कर सकते हैं। स्टडी ऑफ सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इससे हमें यह भी पता चल जाएगा कि कौन मुल्क के अंदर कौन सा जो एम्प्लॉयमेंट सोर्सेज जो है ना वो लोगों को जॉब दे रहे हैं। क्योंकि स्टडी ऑफ नेशनल इनकम स्टडीज हेल्प टू नो द सोर्सेज ऑफ इनकम इन द कंट्री एंड प्रोफेशन ऑफ द पीपल, यानी कि लोग कौन से प्रोफेशन से पैसे कमा रहे हैं वो भी इससे पता चल जाता है उनको। क्या अभी वो कहता है 52% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज अर्निंग लाइवलीहुड, यानी कि खाना पीना जो है ना वो जो खर्चा पानी है वो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चलाती है। जबकि इंग्लैंड या अमेरिका की बात करें तो वहाँ के लोग जो हैं वो ट्रेड के साथ या इंडस्ट्री से पैसे कमा रहे होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ये टू एस्टिमेट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। जो नेशनल इनकम होती है उसके अंदर हमें पैसे आए होते हैं तो उसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से पैसे हमने
गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने पे खर्च कर दिए और कौन से पैसे हमने सेव कर लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। इफ़ द मेजर पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम इज बीइंग स्पेंड ऑन कंज्यूमर गुड्स, अगर लोगों की खाने पीने की अशिया के ऊपर अगर ज़्यादा पैसे खर्च कर देंगे ना, तो फिर मुल्क के लिए बड़ा यानी कि अच्छी बात नहीं है। हार्डली पाकिस्तान जो है ना वो 5% अपनी इनकम सेव करता है, डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, जो फाइनल पैसे बच जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। वाइल अमेरिका की जो रेशियो है वो 10% है, पाकिस्तान की कितनी 5% है। इंपॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड, इंपॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड का मतलब ये है कि जो नेशनल इनकम है ना उसके अंदर हमारे पास डॉलर भी आते हैं बाहर से। तो वो जो डॉलर है वो यानी कि जो कंट्रीज होते हैं वो यानी कि एडवांस मशीनरी या फिर वेपन या फिर इस तरह की चीज़ें जो कंट्री को चाहिए उनको परचेज करने के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जी हम देख लेते हैं जी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब है कि हम अपनी नेशनल इनकम को भी पढ़ सकते हैं, अमेरिका की नेशनल इनकम पढ़ सकते हैं, चाइना की नेशनल इनकम पढ़ सकते हैं, इंडिया की नेशनल इनकम को पढ़ सकते हैं, और इस तरह 5-6 कंट्रीज़ की नेशनल इनकम को पढ़ के हम जो है ना वो अपनी कंट्री के लिए जो एक इकोनॉमिक पॉलिसी है वो बना सकते हैं। तो ये इसकी स्टडी से ये भी फ़ायदा होता है। इंपॉर्टेंस फॉर पॉलिटिशियंस, जो इम्पोर्टेंस फॉर पॉलिटिशियन ये है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना वो देखते हैं कि कौन से जो सेक्टर्स हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, तो वो फिर जो अपना मैनिफेस्टो जो मंशूर है वो उसके हिसाब से, ये मैनिफेस्टो इसमें लिखा हुआ है उसके हिसाब से वो अपना मैनिफेस्टो बनाते हैं। वो कहते हैं जी, उसके बाद है मॉडर्न इकोनॉमिस्ट एंड नेशनल इनकम। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कैन बी मेंटेन्ड ऑन इन द प्रेजेंस ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, कि जब जो नेशनल इनकम है वो अपने इक्विलिब्रियम पे होती है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि टोटल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इक्वल टू द टोटल गुड्स और सर्विस परचेज्ड, जितनी पैदा की हैं उतनी परचेज की हैं, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम होता है। इसमें इसने एम्प्लॉयमेंट की बात की, तो एम्प्लॉयमेंट तब भी होती है जब किसी मुल्क की जो इंडस्ट्री है वो अपने फुल फ्लेज ऑपरेशंस के ऊपर काम कर रही होती है, तो तब भी एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है ना वो फुल होता है। टू अचीव दिस एंड इट इज़ इम्पेरेटिव टू गेट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेशनल इनकम। इसको हासिल करने के लिए कंप्लीट एम्पेयरमेंट के मसले के फुल जो है ना वो उसके इंफॉर्मेशन स्टडी करना नेशनल इनकम की ज़रूरी है। तो ये हमने जो हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था जी नेशनल इनकम वाला, वो हमने जी कर लिया है कंप्लीट। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आई होगी। इसमें जो है वो मैंने कोशिश की है कि जितना मैक्सिमम मैं आपको डिटेल में बता सकूं मैंने आपको बता दिया। अब आपने क्या करना है, आपने बस ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो आपके क्लास फेलोज़ हैं उनको लिंक शेयर करने हैं ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। तो इससे आगे जो है वो हम मनी वाला चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे।